हेलो एवरीवन, हाय दिस इज भूमिका शेखावत। लास्ट लेक्चर में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। होता क्या है ये महंगाई? इस चीज से हमें एक चीज तो पता है कि इन्फ्लेशन का मतलब है वो टाइम जब प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज हो जाए, उसे कहेंगे हम इन्फ्लेशन टाइम। इन्फ्लेशन होता क्यों है? व्हाट आर द रीजंस फॉर इन्फ्लेशन? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन? यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी इन्फ्लेशन से रिलेटेड व्हाट आर ऑल द पर्सपेक्टिव्स, why inflation, when inflation, what are different types of inflation. Let's see आप उसको समझ पाते हो या नहीं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? तो इन्फ्लेशन, अ सडन राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। ये प्राइस राइज होना विच इज इम्पैक्टिंग द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। परचेजिंग पावर क्या होता है? मतलब किसी प्रोडक्ट को बाय करने की कैपेसिटी। अगर प्रोडक्ट को बाय करने की कैपेसिटी विद टाइम कम हो जाए, दैट मीन्स इन्फ्लेशन है। ये कैसे? कभी एक प्रोडक्ट जो है वो मिलता था 100 रुपीज में, अभी वो प्रोडक्ट हो गया है 120 का। द वन हु यूज्ड टू बाय इट इन 100 रुपीज, आज की डेट में दैट इज 4 महीने बाद वो उसके लिए 120 रुपीज देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि दैट पर्सन कैन नॉट अफोर्ड पेइंग 20 रुपीज एक्स्ट्रा। मतलब अब उसकी परचेजिंग पावर जो है वो पहले से रिड्यूस हो चुकी है। Am I clear with that? तो परचेजिंग पावर जब रिड्यूस हो जाती है, दैट इज डिक्रीज हो जाती है, और प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। नाउ इन्फ्लेशन कैन अकर व्हेन द प्राइसेस राइज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। दे आर टेलिंग यू डिफरेंट सिनेरियोस। इन्फ्लेशन क्यों क्यों हो सकता है? तो इन्फ्लेशन हो सकता है जब किसी प्रोडक्शन की कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाए। अगर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले से ज्यादा पैसा लगने लगा है, दैट मीन्स फाइनल जब वो प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा तो उसकी प्राइसिंग में वो सारा कॉस्टिंग ऐड हो जाएगा। तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तब भी इन्फ्लेशन होता है। सच एज रॉ मटेरियल्स एंड वेजेस। रॉ मटेरियल्स, सपोजिटली इफ दीज रॉ मटेरियल्स आर इम्पोर्टेड, ठीक है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर कुछ ना कुछ ड्यूटीज लगी होंगी। अब ये ड्यूटीज जो है पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अगर उन इंपोर्टेड मटेरियल्स पर अब टैरिफ ज्यादा लगने लगा है, दैट मींस अब वो प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो महंगा मिल रहा है। अगर रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है तो उसका पूरा प्रोडक्शन हुआ, फाइनल जब प्रोडक्ट बनकर रेडी हुआ तो वो प्रोडक्ट का प्राइस में सारे ड्यूटीज भी एड ऑन हुए। दैट मीन्स प्रोडक्ट का जो फाइनल जो रेट है वो इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल्स प्राइस, बिकॉज ऑफ द वेजेस ऑफ द लेबर्स, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी कॉस्टिंग लग रही है एवरीथिंग। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। वन सच रीजन इज दिस. A surge in the demand for the products and services can also cause inflation. This was the first reason why inflation happens. This is another reason why inflation can happen. It says जब भी कभी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए मार्केट में, दैट मीन्स एक प्रोडक्ट को डिमांड करने के लिए पहले हुआ करते थे देयर वर 1000 पीपल, तो 1000 पीपल के अकॉर्डिंग सप्लाई भी वैसी ही थी। लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड विद टाइम बढ़ गई एंड इट इज नाउ 10,000. Now 10,000 people are demanding the same product. Suddenly price डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ने के कारण उस प्रोडक्ट की सप्लाई उस पॉइंट को सरवाइव नहीं कर पा रही है। मतलब सप्लाई इतनी है ही नहीं कि 10,000 पीपल को एक साथ सारा प्रोडक्ट सप्लाई किया जाए। दैट मीन्स अब क्या होगा? प्रोडक्ट्स की प्राइस को राइज कर दिया जाएगा ताकि जो कोई उसको अफोर्ड कर सकता है या जिसके पास वो परचेजिंग पावर है सिर्फ वही लोग उसको बाय करें। क्लियर? सो राइज इन द डिमांड कैन ऑल्सो हेल्प इन इंड्यूसिंग द इन्फ्लेशन। दो चीजें हो गई, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट का बढ़ना, दूसरा डिमांड का बढ़ना। These are the two causes why inflation happens. Fine. Some companies reap the rewards of inflation if they can charge more for their products. Now inflation time पे होता क्या है? जब उन्हें पता है कि ये प्रोडक्ट अभी डिमांड में है और इस प्रोडक्ट को बार बार अलग अलग तरह के कस्टमर्स डिमांड करने वाले हैं फॉर द अपकमिंग 6 months, तो कुछ कंपनीज इसका फायदा उठाकर अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा देती हैं ताकि इन्फ्लेशन के टाइम पर ही सही उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करने को मिले। दैट इज ऑल व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन टाइम. द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज डिफ्लेशन. आई होप इन्फ्लेशन तक समझ आया, क्योंकि इन्फ्लेशन के फर्दर पार्ट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ एक टर्म्स है जिनसे हमें फैमिलियर होना जरूरी है. द नेक्स्ट टर्म इज डिफ्लेशन. डिफ्लेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन में प्राइसेस राइज हुई थी, डिफ्लेशन में प्राइस डाउन जाएंगी. Clear? So deflation is the time when the price of the goods decreases, due to which the purchasing power increases, or when the inflation becomes negative.
अब इसका क्या मतलब है, हमने इन्फ्लेशन में पढ़ा कि प्राइस राइज हुआ और परचेजिंग पावर रिड्यूस हुआ, मतलब उस प्रोडक्ट को बाय करने की कैपेसिटी लोगों की कम हुई। डिफ्लेशन में जस्ट मेक ऑपोजिट ऑफ इट, प्राइसेस डाउन जा रही है तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, सपोजिटली आई वांट टू बाय 1000 प्रोडक्ट्स, ठीक है, 1000 प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, और मेक इट एज सिंपल, मुझे चाहिए 10 प्रोडक्ट्स। 10 प्रोडक्ट्स पहले आते थे, वन प्रोडक्ट वॉज कॉस्टिंग 100 रुपीज, तो मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स जो हो गए वो 1000 रुपीज के हो गए। अब उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है, अब एक प्रोडक्ट की प्राइस हो गई है 200 रुपीज, तो अभी मुझे अगर 10 प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो मुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे 2000 रुपीज चाहिए। बिना 2000 रुपीज के मैं वो नहीं खरीद सकती। दैट मीन्स पहले जहां मेरा 1000 रुपीज में काम हो रहा था, अब मुझे उसका जस्ट डबल अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा सो एज टू गेट दैट पर्टिकुलर आइटम्स, दैट इज 10 आइटम्स लेने के लिए अब मुझे ज्यादा अमाउंट लेना पड़ेगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर अभी भी मुझे सिर्फ 1000 रुपए ही खर्च करने हैं तो आज के रेट में मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, ओनली 5 आइटम्स। फाइन, तो विद टाइम मेरी जो परचेजिंग पावर रिड्यूस हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई। अब इसका जस्ट ऑपोजिट कर लो डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन में आप प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीद सकते हो क्योंकि प्रोडक्ट्स की प्राइस हो गई है कम। क्लियर? तो डिफ्लेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट। अगर पहले 10 आइटम्स सॉरी, अगर पहले 10 आइटम्स 2000 रुपीज में खरीदे जाते थे तो अब उन्हीं 10 आइटम्स की प्राइस रिड्यूस हो गई है और अब मैं वही 10 आइटम्स 1000 रुपीज में खरीद सकती हूँ। दैट मीन्स प्राइसेस के डिक्रीज होने की वजह से मेरा परचेजिंग पावर बढ़ गया है। क्लियर? आई होप डिफ्लेशन समझ में आ गया। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज रिसेशन। रिसेशन होता क्या है? बेसिकली मार्केट का स्लो डाउन बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन के टाइम पर टेक्निकली अगर समझा जाए तो ये वो टाइम है जब मार्केट रेट जो है वो डाउन चली जाती है फॉर द 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स। मतलब अपकमिंग 6 मंथ्स तक आपकी जो रेट्स है मार्केट में डाउन जा रही है, मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है एंड देयर इज नो अपसर्ज यू कैन सी इन द मार्केट, सो दैट इज कॉल्ड एज रिसेशन पीरियड। It is a widespread drop in the economic activity that lasts more than a few months. अब more than a few months में क्या है? तो technically अगर बात करें तो for 2 consecutive quarters. So just look at here कि recession वो time है जब Indian economy का downfall 2 consecutive quarters तक देखा जाए। 1 quarter is having 3 months, 2 quarters में 6 months हो गए। Continuously 6 महीने तक जब इकोनॉमी डाउन रेट पर चले, this results in decreased GDP of the country and this period is called as state of टेक्निकल रिसेशन। तो टेक्निकल रिसेशन का मतलब ये है। अब इस टाइम पर होगा क्या? इट इज रिफ्लेक्टेड इन रियल जीडीपी। इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें रियल जीडीपी पर देखने को मिलेगा क्योंकि इस टाइम पर रेट्स डाउन चली जाएंगी। फाइन, रियल इनकम में आपको फर्क दिखने लगेगा, एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो उस पर काफी ज्यादा अफेक्ट होगा, सारा उसके कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव देखने को मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट रिसेशन। जो आपकी लग्जरीज को हिट करता है, जब आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें आती है रिसेशन के टाइम पर। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज डिप्रेशन। अब डिप्रेशन को रिसेशन का ही फर्दर प्रो वर्जन समझो। जब रिसेशन 6 मंथ्स दैट इज 2 क्वार्टर्स के आगे तक खिंचा चला जाए, दैट मींस प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ दिस रिसेशन इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। थोड़ा सा और लंबे समय तक वो डाउन रेट अगर चल रही है, दैट मींस जो इकोनॉमी है वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन इज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन मार्क्ड बाय अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस टाइम पर एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और इनकम भी कम होगी, जिसको अपन बोलते हैं मार्केट में मंदी आना, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है तो उनके पास इनकम नहीं होती। अगर इनकम नहीं है दैट मीन्स उनके हाथ में खर्च करने को पैसा नहीं है, दैट मीन्स परचेजिंग पावर काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। व्हेन द रिसेशन टर्न्स आउट टू बी मोर सीवियर, इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म। जब रिसेशन लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है तब उसे हम डिप्रेशन कह सकते हैं। फाइन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी इन्फ्लेशन रेट अगर ऐसा बढ़ रहा है कि 10 रुपीज जो था उससे बढ़कर अभी 12 रुपीज हो गया है, तो ये जो 2 रुपीज का इंक्रीज है ये इन्फ्लेशन रेट है, दैट मीन्स राइज इन प्राइस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। कभी ऐसा होता है कि 10 रुपीज से डायरेक्टली वो 20 तक पहुंच जाए, दैट मीन्स सडन 10 रुपीज राइज, 10 रुपए का राइज होना, दिस इज अनदर इन्फ्लेशन। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करें, जब इन्फ्लेशन दैट मीन्स प्राइस का राइज होना बहुत स्मॉल रेट से राइज होना हो, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज creeping inflation. So when inflation exists in very low rate of inflation is very low,
मतलब 0 to 9% तक का जो रेट है उसको हम कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन काफी ज्यादा लार्ज हो और एक्सेलरेटिंग हो। इसका एक एग्जांपल है रशियन इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन था 1980s का, जब इन्फ्लेशन काफी ज्यादा रेट से बढ़ा, दैट इज जंपिंग सिनेरियो से बढ़ा, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, दैट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। देन वी हैव हाइपर इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन एक्सट्रीमली हाई हो, दैट इज हंड्रेड्स ऑफ रेट से बढ़ जाए। जर्मनी में जो इन्फ्लेशन हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एक ब्रेड को खरीदने के लिए आपको बंडल्स ऑफ मनी लेकर घर से बाहर निकलना पड़ता था। दैट मींस जस्ट अ सिंगल ब्रेड loaf will get you some more chunk of money, so you have to pay more chunk of money so as to get one loaf of bread। तो ये सिचुएशन थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, दैट इज इन 1945 के बाद वाला सिनेरियो। ये था सबसे ज्यादा बड़ा इन्फ्लेशन, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन, जहां पर रेट्स बहुत नेक्स्ट लेवल राइज हो जाती हैं, ठीक है, वो 30, 40, 50% से भी ज्यादा राइजेस हो रहे हैं प्राइसेस में, उसको हम बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। The next thing we have is demand pull inflation। Demand pull inflation हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। जस्ट रिमेंबर हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कभी किसी प्रोडक्ट की प्राइस सडनली राइज होने लगे, ठीक है, क्यों बढ़ रही है वो प्राइस, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ उस प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द पीपल्स डिमांड, बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर्स सडन राइज इन डिमांड, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो उस तरह के इन्फ्लेशन को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। So what is that? When the inflation is due to rising demand. Earlier there used to be demand of only 100% at 100 items at a time. लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसी प्रोडक्ट की डिमांड है, दैट मींस सीजनल डिमांड भी हो सकती है, जब सडनली प्राइस, ये जो आइटम्स की डिमांड है वो 200 आइटम्स एक साथ डिमांड किए जाने लगे। एक साथ एक 100 आइटम्स को सप्लाई कराना सडनली पॉसिबल नहीं होता, तो इस टाइम पर होगा क्या, उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। That is called as demand pull inflation। तो डिमांड की वजह से होने वाला इन्फ्लेशन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर? द नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? When the inflation is due to rise in the factor cost। फैक्टर कॉस्ट दैट मींस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, प्रोडक्शन के टाइम पर मशीनरी या किसी भी तरह के प्रोडक्ट जो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रहे हैं, उन प्रोडक्ट की प्राइस राइज होने के कारण अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर? देन वी हैव बॉटलनेक इन्फ्लेशन। बॉटलनेक इन्फ्लेशन को मेनली समझ लो सप्लाई साइड्स में क्रंच होना, मतलब जितना प्रोडक्ट डिमांड किया गया उतना सप्लाई हो ही नहीं रहा है। तो ये प्रोडक्ट की इश्यूज कहाँ से है? सप्लायर साइड से। All those who are manufacturers वो उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं दिस बॉटलनेक इन्फ्लेशन। फाइन? ड्यू टू द क्रॉप फेलियर इट कैन आल्सो हैपन। अभी क्रॉप फेलियर कैसे हुआ? जस्ट इमेजिन एक साल में जब कोई फसल है वो खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ सम रेन और किसी तरह का डिजास्टर, तो वो क्रॉप पूरी तरह से जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना उसका प्रोडक्शन नहीं होता। वी एक्सपेक्टेड 100 क्विंटल, लेकिन वो उतना हुआ ही नहीं, इट वाज जस्ट ओनली 60 क्विंटल्स। अब इतने क्विंटल में आप क्या करोगे? आपको उसी कंज्यूमर बेस को सर्व करना है, तो आपके पास ऑप्शन ये रह जाता है कि आप ज्यादा प्राइसेस में एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्शन है उसको बेचने लगो। तो सप्लाई साइड में क्रंच की वजह से प्राइसेस का राइज होना, दैट इज कॉल्ड एज बॉटलनेक इन्फ्लेशन। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कोर इन्फ्लेशन। ये कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये दो तरह के ऐसे इन्फ्लेशन है जिनमें मेजरली एक ही डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस इज बास्केट ऑफ गुड्स जो है, बहुत सारे गुड्स का एक बास्केट है, उस बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइसेस को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, और उन प्राइसेस को कंपेयर करके हम इन्फ्लेशन निकालते हैं कि इन दिस ईयर द प्राइसेस वर दिस, और उसके बाद जब हमने इस साल प्राइसेस कंपेयर करें तो इस साल में ये प्राइसेस जो है वो इतने इतने राइज हुए हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसका इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। जब बास्केट के सारे गुड्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाए तो उसे कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन अगर उसी बास्केट में से आपने दो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को निकाल लिया, दैट मींस फूड प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स, इन दोनों तरह के प्रोडक्ट्स को साइड में रखने के बाद जो इन्फ्लेशन निकलता है उसे हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। लेट्स सी हियर, व्हेन इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग, you are not including these, excluding food articles and the energy articles, that is called as core inflation। लेकिन headline inflation में क्या दिया हुआ है? when the inflation is calculated by including food articles and energy, that is called as headline inflation। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि फूड आर्टिकल्स और एनर्जी
प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस होती है काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती है। अगर पेट्रोल की बात करें तो हर आए दिन पेट्रोल के प्राइसेस कभी 40 पैसा बढ़े, कभी 25 पैसे कम हुए, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो विद टाइम चेंज होते रहते हैं और इनके प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो फूड प्रोडक्ट्स में भी पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए या फिर फ्रूट्स हो गए, तो उनके प्राइसेस विद टाइम चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह के रिस्कियर और वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स को अगर निकाल कर इन्फ्लेशन आप कैलकुलेट कर रहे हो सो एज टू हैव अ स्टेबल पिक्चर, तब आप कहोगे कि हमने इसको कोर इन्फ्लेशन में कैलकुलेट किया है। लेकिन यही अगर आपने सारे प्रोडक्ट्स को मिला दिया जिसमें फूड और एनर्जी प्रोडक्ट्स भी है, उसे हम कहेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। फाइन। नेक्स्ट वी हैव इज कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। अब कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए दो तरह के इंडेक्सेस बनाए जाते हैं। एक होता है होलसेल लेवल पर रेट्स को कंपेयर करना, एक होता है रिटेल लेवल पर प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना। जब आप होलसेल लेवल पर प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हो तो आप एक इंडेक्स बनाते हो, उसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये बताता है कि इन्फ्लेशन जो है वो किस तरह से मार्केट में चल रहा है। When the wholesale rate is used to calculate inflation, that is called as WPI. It measures the changes in the price of the goods sold and traded in bulk. ये पता है सबको कि होलसेल में बल्क में परचेज किया जाता है, तो बल्क परचेज में भी तो प्राइसेस चेंज होती है। तो बल्क में ट्रेड होने वाले प्रोडक्ट्स का अगर आप प्राइसेस जो है मेजर कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, दैट कम्स अंडर WPI। ये कौन पब्लिश करता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द WPI इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि WPI कौन मेजर करता है। यही चीज अगर CPI में पूछे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अबाउट रिटेल प्राइसेस। जब आप रिटेल प्राइसेस को कंपेयर करते हो दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब CPI भी कोई पब्लिश करता होगा, तो CPI की पब्लिशिंग अथॉरिटी होती है NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, इट इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज WPI और CPI जो प्राइसेस को कंपेयर करते हैं वो बेस ईयर के हिसाब से कंपेयर करते हैं। दैट मींस अगर मैं बोलूं कि आज की डेट में ईयर चल रहा है 2023, लेकिन WPI और CPI जो है अपनी रेट्स कंपेयर 2022 से नहीं कर रहे, ये अपनी रेट्स को कंपेयर कर रहे हैं अपने बेस ईयर से। बेस ईयर है हाल फिलहाल 2011 एंड 12। 2011 एंड 12 का जो बेस ईयर है उसमें जो प्राइसेस हैं उन प्राइसेस के बेसिस पर आज की प्राइसेस को कंपेयर किया जाता है और फिर वो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट से याद आया कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे होता है। लेट्स सी, देखो डेटा कलेक्शन फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में जितना भी डेटा हमें चाहिए कि कौन कौन से आइटम्स उसमें इंक्लूड होंगे, कौन से प्राइसेस का, कौन से प्रोडक्ट का क्या प्राइस आज की रेट में है, कौन से प्रोडक्ट का प्राइस पहले से कम हुआ है, बढ़ा है, तो पुराना प्राइस अभी का प्राइस दोनों डेटा सब कुछ कलेक्ट करना, ये काम होता है NSSO का। फाइन। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कौन करता है? इट इज बीन कैलकुलेटेड बाय द CSO, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसको कैलकुलेट करना। एंड फाइनली इन्फ्लेशन का अनाउंसमेंट जो है वो कौन करता है? तो हर थोड़े टाइम में इन्फ्लेशन का अनाउंसमेंट जो है वो RBI करता है, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज हैविंग द अथॉरिटी कि इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है वो बताएंगे। जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो रहता है 4 to 6% तक। ये अभी डिसाइडेड है कि इन्फ्लेशन को इसी रेंज में मैनेज करना है, और वी कैन से +2 -2। ठीक है, सो इसको इस रेट में मैनेज करना होता है 4 + 2 4 -2। फाइन, 4 + 2 4 -2, इट कैन बी 2 till 6, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, 4 to 6 के उसमें ब्रैकेट में ये रहता है। फाइन, सो आई होप आई एम क्लियर विद द इन्फ्लेशन हियर। तो अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में आप आराम से डाल सकते हैं, एंड देन विल कॉन्टैक्ट यू अकॉर्डिंगली। थैंक यू।